हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 20 दिसंबर 2016 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कि ये चर्चा में क्यों है और आईएएस की परीक्षा में ये हमारे कहाँ काम आ सकता है। तो आप सभी ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में देखा कि प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में सहकारी बैंकों की शाखाओं को पत्र लिखा और उनसे उन खातों के बारे में जानकारी मांगी जो कि पहले से निष्क्रिय पड़े हुए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद में उनमें धन जमा करा गया। प्रवर्तन निदेशालय हमको ये प्रीलिम्स में काम आ सकता है। प्रीलिम्स की परीक्षा में प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय दरअसल है क्या? ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक्स लॉ, जो कि कुछ आर्थिक नियमों को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया, जो भी आर्थिक क्राइम होते हैं उनके खिलाफ इंडिया में ये काम करती है। जो प्रीलिम्स में एक चीज़ काम आ सकती वो ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका जो उद्देश्य है वो दो प्रमुख नियमों को इम्प्लीमेंट करना है। जो दो प्रमुख नियम है फेमा और पीएमएलए। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड पीएमएलए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये बताता है कि अगर विदेशों से कोई चंदा आया जाता है तो वो उससे संबंधित नियम है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए प्रवर्तन निदेशालय काम करता है। इसी तरह जो धन शोधन है, ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, इससे संबंधित जो भी नियम है उनके लिए इम्प्लीमेंटिंग बॉडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका क्या मतलब है कि ये केवल इन्वेस्टिगेट करती है, सज़ा वगैरह देने का प्रावधान इसमें नहीं है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जिनको पीएमएलए कोर्ट भी बोलते हैं। और जो दूसरी चीज़ हमें प्रीलिम्स में काम आ सकती है वो ये है कि ये जो पीएमएलए कोर्ट हैं, अगर इन्होंने कोई डिसीजन दिया है तो इनके डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में, उस ज्यूरिडिक्शन के हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो अगर इस तरह का कुछ मिले कि इनके डिसीजन के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील दी जा सकती है तो वो गलत है। तो ये वाला पॉइंट हमको प्रीलिम्स में काम आ सकता है। और ये वाला कि किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, ये हमें प्रीलिम्स में काम आ सकता है। जो दूसरी न्यूज़ काम की थी वो सब्सिडी लीकेज, ये मेंस में टॉपिक है, तो इसमें काम आ सकती है। आपने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में सुना कि आयकर विभाग जल्दी ही पेट्रोलियम मंत्रालय को उन सभी व्यक्तिगत करदाताओं की जानकारी देगा जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है। ऐसा वो क्यों करेगा? जिससे कि वे रसोई गैस पर सब्सिडी का लाभ ना ले सकें। इसका मतलब सब्सिडी केवल राइट पर्सन तक ही पहुँचे। तो कभी भी आप अगर सब्सिडी लीकेज पे मेंस में कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप उसमें इस तरह के स्टेप लिख सकते हैं कि जो जितने विभाग हैं वो आपस में इस तरह की सूचनाएं शेयर कर सकते हैं जिससे कि सब्सिडी को राइट पर्सन तक पहुंचाया जा सके। एक दूसरी चीज़ आपने खबर में ही सुनी कि सरकार के इस फैसले के मद्देनज़र केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने इस बारे में मंजूरी दे दी है। तो दूसरी चीज़ आपको काम आ सकती है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड क्या होता है। अभी ऊपर आपने देखा कि जो प्रवर्तन निदेशालय है वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। उसी तरह से एक केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोबारा से ये एक चीज़ आप याद रख लेंगे कि जो सीबीडीटी है वो भी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है क्या ये? सीबीडीटी प्रोवाइड इसेंशियल्स इनपुट फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जब हमने जीएसटी का टॉपिक आपको पढ़ाया था तब हमने उसमें बताया था दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी लाया गया था इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार के लिए। तो इसी तरह अगर डायरेक्ट टैक्स में किसी तरह के कुछ सुधार सुझाने होते हैं या उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके लिए एक बॉडी होती है जिस बॉडी को बोलते हैं आप सीबीडीटी। एट द सेम टाइम इट इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज। मतलब जो डायरेक्ट टैक्स के लिए जो नियम बनते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बॉडी जिम्मेदार होती है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2 लॉ पीएमएलए एंड फेमा, उसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थी वो थी प्रवर्तन निदेशालय। इसी तरह जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ हैं तो उनके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। एक जो तीसरी न्यूज़ थी जो पिछले कई दिन से चर्चा में है और आगे भी रहने वाली है और इस बार आईएएस एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर ऐसे भी पूछा जा सकता है और जीएस थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स में भी ये पूछी जा सकती है। जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हैं हम थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं और लास्ट में टॉपिक वाइज लेक्चर में इसको कभी डिटेल से पूरा करेंगे। तो रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 2 करोड़ रुपए तक का सकल कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को डिजिटल लेन देन देने पर कम कर देना होगा, इस बात की छूट की है।
उन्होंने कहा है कि अगर वो अपना व्यवसाय डिजिटल मोड से चलाते हैं तो इस 2 करोड़ तक की टर्नओवर में उनका जितना व्यवसाय डिजिटल मोड में होगा उनकी आमदनी अंदाज के आधार पर 6% मानी जाएगी। इसका मतलब जितना भी लेन देन होगा माना जाएगा उनकी इनकम उसका 6% है और फिर उस पर टैक्स लगेगा, जो पहले 8% मानी जाती थी। अगर वो डिजिटल लेन देन नहीं करते हैं तो उसको अभी भी 8% माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से स्टेप ले रही है नगद कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। और कैशलेस इकोनॉमी पे जब भी गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है तो न्यूज़पेपर में आपको इस तरह के आर्टिकल मिल जाते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी में क्या क्या चुनौतियां हैं। ये हम पहले देख चुके हैं कि डेटा सिक्योरिटी का मसला है, साइबर हमले होते रहते हैं। जो 2-3 नई बातें मिली हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज एक आर्टिकल में था कि आपसी व्यवहार के मसले। आपसी व्यवहार के मसले मतलब क्या है कि आप सभी जानते हैं पेटीएम देश का सबसे बड़ा ई-वॉलेट बनकर उभरा है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक अपने कस्टमर को उनके अकाउंट का पैसा पेटीएम में ट्रांसफ़र करने की अनुमति नहीं देता। इसका मतलब ये जो हमारे पास इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं उनमें आपस में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हम किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म को चूज़ करें और वो सारी जगह एप्लीकेबल रहे। एसबीआई ने खुद का अपना एसबीआई बडी बनाया हुआ है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेश किया है। ये यूपीआई क्या है इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे, ये इस बार प्रीलिम्स में हमारे काम का हो सकता है। रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक को इसका हिस्सा नहीं बनाया है, यूपीआई में पेमेंट बैंक को हिस्सा नहीं बनाया गया है। ऐसे में कस्टमर बड़ी दुविधा में रहते हैं कि वह ई-वॉलेट का सहारा लें, पेमेंट बैंक का लें, या जो बैंक की तरफ से हमको डेबिट कार्ड बनते हैं उन सब का लें। मतलब अगर हम इन शॉर्ट में गए तो हम ये कह सकते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी में जो तरीके हैं उनमें एकीकरण नहीं है और जिसके कारण से ग्राहक को परेशानी होती है। तो ये जो बात लिखी है आपसी व्यवहार के मसले, उसका मतलब है कि कैशलेस इकोनॉमी में जितने भी मेथड हैं उन सब में एकीकरण नहीं है। दूसरा जो पॉइंट इसमें मिला जो प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है और मेंस में जब चुनौतियां लिखेंगे उसमें तो काम आएगा ही, बैंकों पर भार। कैशलेस यानी बैंक पर निर्भरता। मतलब अगर आप सपोज कीजिए कि आपको प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन मिले कि कैशलेस इकोनॉमी होने से और उसमें ऑप्शन मिल जाए बैंकों का भार कम हो जाएगा, तो आपको सडनली देख के लगेगा कि हाँ ये ठीक है, बैंकों का भार कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको डीपली सोचें तो इससे बैंकों का भार और बढ़ जाएगा। पहले आप जब कैश में ट्रांजैक्शन करते थे तो एक व्यक्ति को कैश दिया और दूसरे ने कैश लिया, यहाँ बैंक कहीं भी नहीं आता था। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से होगा तो हर ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं बैंक इन्वॉल्व होगा, तो इससे बैंक के भार बहुत बढ़ जाएंगे। देश में बैंकिंग सेवाओं का ऑनलाइन नेटवर्क इतना मजबूत नहीं है, बैंकों को अपना ऑनलाइन नेटवर्क मजबूत करना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्या आएंगी कि बैंकों पर भार बढ़ेगा। तीसरी चीज़ थी दोस्तों लागत। आप सभी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार कैशलेस ट्रांजैक्शन की लागत कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें किस तरह की बाधाएं हैं। जैसे कि इस तरह के लेन देन करने पर जो लागत है वो दरअसल क्या है कि इस तरह के लेन देन हमेशा गवर्नमेंट की नज़र में होते हैं और उन पे जहाँ से भी लेन देन होता है उन लोगों को टैक्स देना पड़ता है, तो फिर वो उस टैक्स का जो कॉस्ट है वो इसमें ऐड कर देते हैं। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस हैं वो तो ऑलरेडी इसमें ऐड हैं। दरअसल होता क्या है, जब आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो एक ही वस्तु के 2 दाम रहते हैं। मान लिया किसी वस्तु का दाम 10,000 है, अगर नकद देंगे तो 10,000, लेकिन अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। आरटीजीएस या एनईएफटी भी करते हैं तो उसमें भी 5 रुपये से 20 रुपये आपको शुल्क देना पड़ता है। और जो ई वॉलेट हैं, इस तरह की सुविधाएं हैं, उसमें भी 2 से 4% तक शुल्क देना पड़ता है। जो अन्य चुनौती है वो है ढांचागत सुविधा। देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र हैं, लेकिन अभी तक सबके पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में बैंकों के लेन देन में ज़्यादा समय लगता है। कैशलेस के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अभी आपने ऊपर देखा यूपीआई। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी 16 दिसंबर के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उस समय हमने बताया था कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे कार्ड को इशू किया है, इसी ने यूपीआई को बनाया है। तो हम उसी यूपीआई की बात कर रहे हैं जो एनपीसीआई वाले लेक्चर में हमने 16 दिसंबर के लेक्चर में देखा था। प्रीलिम्स में एनपीसीआई भी आपके काम आ सकता है और यूपीआई, इन दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दरअसल यूपीआई क्या है? एक मोबाइल ऐप की तरह है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं वैसे ही किसी भी गूगल ऐप स्टोर से या किसी भी बैंक की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इस एक ऐप पर अपने बहुत सारे बैंक अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हो और अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे ऊपर वाले भी ट्रांजैक्शन के मोड थे, उनमें किसी में 2%, किसी में 4%, किसी में 5 रुपये 20 रुपये लगता था। ये लगभग फ्री है और इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है।
लिखा है रिजर्व बैंक द्वारा लाए गए यूपीआई एप्लीकेशन पर अभी कोई शुल्क नहीं है, इस पर 50 पैसे तक शुल्क लग सकता है, और 50 पैसे वो भी काफ़ी कम है। इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है, आप इसको गूगल ऐप से या किसी भी मोबाइल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको एक पिन दे दिया जाता है, उसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में ही अगली खबर थी कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अल्माज़बेक भारत आए हुए हैं। तो भारत किर्गिस्तान में अभी आने के बाद में रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट होगा तो इस यात्रा के बाद में वो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अभी बस आप ये ध्यान रखें कि भारत और किर्गिस्तान के बीच रक्षा, अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, इन क्षेत्रों में अच्छे संबंध हैं। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो इस विजिट के बाद में आपको बता दिया जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ थी कि तुर्की में रूस के राजदूत की कल रात राजधानी में अंकारा में हत्या कर दी गई। ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, तो आपको बता दें कि सीरिया इशू में आप लगातार न्यूज़पेपर में सीरिया भी आ रहा है, आप में से हमें एक मैसेज भी मिला कि सीरिया इशू पे कुछ नहीं बताया गया है। उस पर कुछ इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि सीरिया के इशू पे हम डिटेल में टॉपिक वाइज आपको काफ़ी बड़े स्तर पे बताने वाले हैं कि सीरिया में सब देशों के क्या क्या इंटरेस्ट हैं और रूस का क्या इंटरेस्ट है, यूएसए का क्या इंटरेस्ट है। अभी इस न्यूज़ में बस आप ये जान लें कि एक बशर अल असद साहब का गुट है, दूसरा उनके विपक्षी का गुट है। तो तुर्की और रूस अलग अलग गुट को समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण तुर्की और रूस के संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ये जो घटना हुई है कि तुर्की में रूस के राजदूत की हत्या, इससे तुर्की और रूस के संबंध और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। बाकी सीरिया पे हम डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, उसमें हम देखेंगे कि सीरिया की क्या परिस्थितियाँ हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जैसे किसी ने हमको बताया कि सीरिया के टॉपिक पे कुछ नहीं बताया गया है, आप सब फ्री हैं, आप डेली कहीं से भी न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस तरह का टॉपिक मिलता है जो आपको आईएएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये वाले टॉपिक पे अभी कुछ नहीं बताया गया है। अगर हमको वो टॉपिक आईएएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगेगा तो हम उस टॉपिक को अपने लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। और जो टॉपिक हमने कुछ इंक्लूड नहीं किए हैं तो वो क्यों नहीं किए हैं और वो किस समय पे जाएंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। और कुछ इस तरह की खबरें थी जो आईएएस की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 2-3 अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे प्रधान न्यायाधीश का। अगर आप कहीं पीसीएस का या अदर किसी एग्जाम का दे रहे हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आ सकती हैं। जैसे जगदीश सिंह खेर को भारत का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश होंगे, टीएस ठाकुर का स्थान लेंगे, ये सब कुछ। आईएएस की परीक्षा में क्या काम आ सकता है कि जो ये नियुक्ति का पूरा प्रोसीजर है वो किस तरह से होता है, वहाँ से क्वेश्चन आईएएस की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वो आप अपनी पॉलिटी की बुक में से देख लेंगे। थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, इसमें थोड़ा विवाद भी उत्पन्न हुआ। जनरल नॉलेज की दृष्टि से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिपिन रावत जी को नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके लिए अब तक चली आ रही परंपरा, सीनियरिटी की परंपरा का पालन नहीं किया गया। आप सबने न्यूज़ में सुना कि बिपिन रावत को मेरिट के आधार पर चुना गया। क्या तो इसका क्या अर्थ होता है कि मेरिट के आधार पर चुना गया। यहाँ आप दो चीज़ें देख रहे हैं, मेरिट और सीनियरिटी। सीनियरिटी आप सब लोग समझते हैं, मेरिट का मतलब होता है योग्यता। तो गवर्नमेंट का कहना है कि बिपिन रावत जी को योग्यता के आधार पर चुना गया। और ये सीनियरिटी हम आपको बता दें, ये केवल परंपरा है, ये कोई नियम नहीं है। दरअसल जब सेनाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो एक पूरी कमेटी होती है, उसके लिए उस समय जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं उन सबका डोजियर इनको भेजा जाता है और उस डोजियर के आधार पर ये लोग उसमें से थल सेनाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो अगर केवल सीनियरिटी एक नियम होता तो फिर इतने सारे डोजियर भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो आदमी सबसे सीनियर होता है उसी को नियुक्त कर दिया जाता। तो ये दरअसल गवर्नमेंट का विवेकाधिकार होता है कि वो किसको चुने। एक दूसरा आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी भी देश की चुनी हुई सरकार पर उस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो अगर हमने उस सरकार को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी हुई है, अगर उत्तरदायित्व उसके पास है तो अधिकारों का भी उसके पास होना ज़रूरी है। आप उत्तरदायित्व और अधिकार को साथ अलग अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कुछ भी होता है उसके लिए उत्तरदायित्व आप हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी चुनने का अधिकार नहीं है। अगर गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है तो ये गवर्नमेंट का अधिकार भी है कि वो अपनी पसंद के व्यक्ति को चुने और योग्यता के आधार पर लोगों का चुनाव करें। वायुसेना प्रमुख का नियुक्ति हुई, इनका आप नाम देख लेंगे। हम फिर कह रहे हैं कि आईएएस की परीक्षा में काम का नहीं है। अगर पीसीएस या अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे काम आ सकता है। एक और जो दो न्यूज़ काम में आ सकती हैं वो है भारतीय कौशल संस्थान। न्यूज़ में था कि प्रधानमंत्री ने कानपुर में देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला लिखी। नेक्स्ट न्यूज़, देश का पहला कैशलेस बाजार। आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में देश का पहला कैशलेस बाजार लोगों को समर्पित किया गया है।
आज की न्यूज़ में दोस्तों इतना ही। अब हम मिलते हैं 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। गर्भित आयु से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।